मैंने मोशनल ईएमएफ डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किया था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या चीज है ये समझते हैं अच्छे से। और सेल्फ इंडक्टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कुछ और बेसिक टर्म आएंगे जिसमें बहुत सारे नाम के आगे सेल्फ लगा होगा, जैसे सेल्फ फ्लक्स, सेल्फ ईएमएफ, है ना। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेल्फ फ्लक्स और सेल्फ ईएमएफ, और ये सेल्फ इंडक्टेंस का बात करेंगे। सो देखिए ये होते क्या चीज है, पहले तो ये बात डिस्कस करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया बच्चों। देखिए ये एक लूप है, और मान लीजिए हमने कहा कि इस लूप में करंट पास करने के लिए हमने एक इसको करंट सोर्स से जोड़ दिया। एक सोर्स है, इसका नाम हमने रख लिया बच्चा लोग करंट सोर्स। ये करंट सोर्स है, मैंने इसको करंट सोर्स से जोड़ दिया। जैसे स्विच को क्लोज करेंगे इसमें करंट फ्लो होने लगेगा बच्चों, करंट फ्लो होने लगेगा। सो ये करंट कैरिंग लूप हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ये यार, स्विच क्लोज करने के बाद, ये जो की क्लोज करने के बाद ये एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करने लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये एक करंट कैरिंग लूप है। सो अगर ये करंट कैरिंग लूप है बच्चों, तो मैग्नेटिक लाइंस देखिए, मैग्नेटिक लाइंस कैसे फ्लो करेगा। यहाँ पर देखिए करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो लाइंस ऐसे जाएगी, ये मैग्नेटिक लाइंस होंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस होगी बच्चों। जो थोड़ा ऊपर होगा वो कुछ ऐसे जाएगा। देखिए जो थोड़ा ऊपर होगा वो कुछ ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे। ये लाइंस ऐसे आ रही होंगी, इधर से निकल रही होंगी। जो थोड़ा नीचे होगा देखिए वो भी कुछ ऐसे चलेगा, जैसा जैसा इसे नीचे दिखा रहा है वैसा ऊपर मैंने दिखाया। सो ये मैग्नेटिक लाइंस है इस लूप की वजह से। पहले मैंने ये लूप बनाया और हमने कहा ये लूप एक करंट कैरिंग, ये जो लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो एक करंट कैरिंग लूप हो गया। और करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक लाइंस भी दिखाएंगे। ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इसी लूप का है। जो मैग्नेटिक लाइंस है बच्चों वो इसी लूप का है, इसी लूप का मैग्नेटिक लाइंस है। अगर मैग्नेटिक लाइंस इसी लूप का है तो ये लाइंस इसी लूप से पास भी कर रहा है। एक तो मैग्नेटिक लाइन इस लूप का है और ये लाइन इसी लूप से पास भी कर रहा है। ये लाइन कर रहा है इसी लूप से पास भी कर रहा है। सो अगर ये लाइन इसी लूप से पास कर रहा है इसका मतलब खुद का फील्ड खुद से पास कर रहा है, खुद का मैग्नेटिक लाइन खुद से पास कर रहा है। ये खुद का लाइन है, खुद से पास कर रहा है इसमें। इसका मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस पासेस, मतलब सेल्फ लाइंस कैसे, सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू द कॉइल। सेल्फ मतलब खुद से पास कर रहा है, इसलिए देखिए। तो हमने कहा यहाँ पे हमने क्या लिखा, इस पिक्चर में क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि सेल्फ, देखिए, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक लाइंस passes through loop itself, है ना, खुद उसी लूप से पास कर रहा है। अच्छा अगर खुद उसी लूप से पास कर रहा है, खुद का प्रोड्यूस किया हुआ फील्ड, तो इसका मतलब देयर इज अ फ्लक्स थ्रू द लूप। इसका मतलब होगा दैट इज, इसका मतलब हुआ दैट इज देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसी लूप में, उसी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब मैं आपको बताऊं, खुद के फील्ड की वजह से अगर उसी लूप में कोई फ्लक्स आता है, देन दैट फ्लक्स नोन एज सेल्फ फ्लक्स। सो हम लोग ध्यान रहे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग एक और हेडिंग लिखेंगे, उसका नाम होगा सेल्फ फ्लक्स, उसका नाम होगा सेल्फ फ्लक्स। सो सेल्फ फ्लक्स फाई सेल्फ को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, ओन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज सेल्फ फ्लक्स। तो हमने यहां लिखा, देखिए लिखा मैग्नेटिक
flux through a loop due to its own magnetic field known as self flux सो अब सेल्फ फ्लक्स क्या होता है? आई थिंक सो बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा। सेल्फ फ्लक्स क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, खुद के लूप, यानी ये जो लूप है ना, ये लूप खुद का फील्ड खुद ही से पास करा के जो फ्री फ्लक्स जनरेट कर रहा है, दैट इज नोन एज अ सेल्फ फ्लक्स। उसे हम लोग सेल्फ फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, जो सेल्फ फ्लक्स होगा वो खुद के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। अगर हम आपसे पूछें कि ये सेल्फ फ्लक्स किस बात पर डिपेंड करेगा, तो आप ये बात बोल सकते हैं कि सर जो सेल्फ फ्लक्स होगा, सेल्फ फ्लक्स डिपेंड करता है, देखिए ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहां पर, वो किस पे डिपेंड करेगा बोलिए? डिपेंड्स ऑन आई। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पर डिपेंड करेगा, और फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट जो फाई सेल्फ होगा, सेल्फ फ्लक्स, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? करंट। वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि बच्चा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट हम देंगे, जितना ज्यादा करंट होगा, फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा। जितना ज्यादा करंट होगा, फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा। दैट मींस इसका फ्लक्स इसी करंट पर डिपेंड करता है। लूप का फ्लक्स लूप में फ्लो होने वाले करंट पर ही डिपेंड करता है। जैसा लिखा, सेल्फ फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द करंट थ्रू द लूप। उसी लूप में जो करंट होगा उसी, देख आई जो है बेसिकली वो करंट इन लूप है ना, ये लूप करंट है बच्चा लोग, लूप करंट, लूप करंट। आई जो है यहाँ पर लूप करंट है। लूप में जो करंट होगा उसी पर ये फ्लक्स क्या करता है? डिपेंड करता है। आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा सबको, इसे नोट कर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, वो ये था कि कोई लूप है, उसमें अगर कोई करंट पास कर रहा है तो उस खुद लूप की वजह से एक फील्ड जनरेट होता है, उसी लूप की वजह से, और उसका फील्ड खुद उसी लूप से पास करता है। तो जब उसी का फील्ड उसी लूप से पास करता है तो उसके वजह से जो फ्लक्स होता है, हम लोग उसी लूप से पास कर रहे हैं अगर फ्लक्स, तो हम उस फ्लक्स को सेल्फ फ्लक्स कहते हैं। शायद आपको याद होगा, सेल्फ फ्लक्स कहते हैं उसको हम लोग। फिर दूसरा बात हमने ये बताया था बच्चों कि अगर उसमें करंट में हम चेंज करते हैं, अगर हम उसमें करंट में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, जिसे हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी कहते हैं, ऐसा बोला था। और पता है, इन्हीं को डिफाइन करने के लिए एक कांस्टेंट यूज होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो मैं एक बार सेल्फ इंडक्शन से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। तो देखिए ये है आपका, ये हमने लूप बनाया था, शायद आपको याद होगा बच्चा लोग, ये लूप बनाया था और हमने इसको कनेक्ट किया था एक बैटरी से, एक सोर्स से, करंट सोर्स। मैंने बोला था ये हमारा करंट सोर्स है, इसको हमने नाम दिया था करंट सोर्स का। दिस इज कॉल्ड करंट सोर्स, करंट सोर्स। की को क्लोज कर देते हैं अगर हम लोग, सो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ये वाला पिक्चर बनाया था बच्चों। अगर इसमें करंट फ्लो होने लगेगा तो देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चा लोग, तो ऐसे देखिए ये आपका मैग्नेटिक लाइंस होगा जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। लाइन ऐसे निकल रहा है, ऐसे इसके ऊपर वाली लाइन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे इसके नीचे वाली लाइन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आई थिंक सो यहाँ तक डिस्कशन हो गया था, ये सब हमने किया था बच्चा लोग, है ना। ये लाइन ऐसे हमने कहा इस लूप का खुद का फील्ड खुद ही से पास कर रहा है। जब खुद ही से पास करता है तो हम लोग फिर यहाँ डिफाइन करते हैं सेल्फ फ्लक्स। सो दैट इस पिक्चर को बनाना जरूरी था ताकि हमें पीछे की बात याद आए। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग सेल्फ फ्लक्स। ये आप नोट नहीं करिए, आई थिंक सो ये ऑलरेडी आपने नोट कर लिया था। सेल्फ फ्लक्स, सेल्फ फ्लक्स बच्चों इसे हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। सेल्फ फ्लक्स,
फाई यहाँ लिख दिया हमने सेल्फ। सो सेल्फ फ्लक्स क्या होता है, देखिए बेसिकली जो इसके अंदर से फ्लक्स पास कर रहा है वो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें मालूम है यहाँ पर कि जो फ्लक्स होता है, जैसे सिंस वी नो दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है B डॉट A, दिस इंप्लाइज दैट जो फ्लक्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू B। बट देखिए यहाँ पर बट हियर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I के प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से दैट हियर जो सेल्फ फ्लक्स आएगा, सेल्फ फ्लक्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू आल्सो प्रोपोर्शनल टू I। जो सेल्फ फ्लक्स होगा वो I के प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। जितना ज्यादा करंट होगा सेल्फ फ्लक्स उतना ज्यादा होगा सेल्फ फ्लक्स। और हम लोग इस सेल्फ फ्लक्स को अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ाएं बच्चों तो लिख सकते हैं दिस सेल्फ फ्लक्स इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू I। लिखते हैं दिस समथिंग कांस्टेंट इनटू I। दिस कांस्टेंट टर्म इज नोन एज, यहां पे ये जो कांस्टेंट समथिंग कांस्टेंट लिखा बच्चों, इसी समथिंग कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं, इसी समथिंग कांस्टेंट को हम लोग सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। तो यहां पे जो कांस्टेंट है यहाँ पे देखिए वेयर हमने लिखा है यहाँ पर वेयर L इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। L यहाँ पर बच्चा लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड दिस L इज आल्सो नोन एज सेल्फ इंडक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। इसी L को बच्चों हम इस कॉइल का क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। एंड हाउ टू फाइंड दिस L, इस L को कैसे पता करेंगे, अगर हमें ये L पता करना देन हाउ टू फाइंड दिस L। सो हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा मेंशन कर सकते हैं बच्चा लोग। L कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे L इज इक्वल टू लिख सकते हैं फ्लक्स सेल्फ डिवाइडेड बाय करंट I। सो L को डिफाइन करने का तरीका है सेल्फ फ्लक्स पर यूनिट करंट, इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान रहे, इसको बोल सकते हैं सेल्फ फ्लक्स पर यूनिट करंट। सेल्फ फ्लक्स पर यूनिट करंट known as self flux per unit current known as self induction of the coil, self induction of the coil। लेकिन एक और बात बन रहा, हमने यहाँ पे एक और डिस्कशन किया था, अगर कॉइल में n लूप हो तो क्या होगा। तो हमने बात किया अगर n लूप कॉइल है ना, इफ हमने कहा n टर्न्स, सॉरी n लूप नहीं, कॉइल में n टर्न्स है देन क्या होगा। हमने कहा फॉर n टर्न्स कॉइल, फॉर n टर्न्स कॉइल, अगर n टर्न्स का कॉइल होगा बच्चों, मैं बताऊं कि वैसे L का डेफिनेशन यही होता है, हमेशा लिखते हैं हम लोग टोटल फ्लक्स, फ्लक्स टोटल डिवाइडेड बाय I इज द डेफिनेशन ऑफ द L। लेकिन अगर सेल, जैसे हमने कहा एक कॉइल का एक टर्न का फ्लक्स पता है तो n टर्न के फ्लक्स के लिए हम n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हमें एक का पता है, तब एक का पता है तो हम उसे n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सब आई थिंक सो आप लोगों ने नोट कर रखा है बच्चा लोग, है ना। तो मैं इसे थोड़ा हटा के आगे बढ़ा देता हूँ फटाफट। सो बच्चों हम लोग अगर डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं सो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे कि अगर हमने कहा एक टर्न का फ्लक्स पता है बच्चों, सो एक टर्न का अगर हमें फ्लक्स पता है, ध्यान मैं लिख रहा हूं यहाँ पर L इज इक्वल टू n इंटू फाई सेल्फ डिवाइडेड बाय I। लेकिन ध्यान रहे ये जो फाई सेल्फ है ये क्या है, ध्यान रहे ये है फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल। अगर आपको एक कॉइल का फ्लक्स पता है देन वी कैन राइट n इंटू Fi। अगर आपको टोटल फ्लक्स पता है तो ये n लिखने का जरूरत नहीं है। मैं बोला अगर एक कॉइल का पता है देन वी कैन राइट n इंटू दिस वन। लेकिन अगर आपको टोटल पता है, जैसे अगर आपको कोई बच्चा सर हमको टोटल फ्लक्स पहले से पता था, तो टोटल फ्लक्स अपॉन I में आपको n दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है बच्चों। एक बार n लिख लिया, दोबारा यहाँ n हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें n से मल्टीप्लाई करना, मतलब हमारा जो टारगेट है वो टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। ऐसा देखिए क्या ऐसा नहीं है बेटा,
होता क्या है ना कि कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है कि एक कॉइल से इतना इतना फ्लक्स पास करता है, या एक कॉइल का एरिया इतना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, तो वहां न्यूमेरिकल में आपको n से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है हमें। लेकिन हाँ, डेफिनेशन में आप ये बोल सकते हैं सर टोटल फ्लक्स अपॉन I इज इक्वल टू ln का, यस। तो हम न्यूमेरिकल को समझने के लिए ये n बार बार मल्टीप्लाई करने मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक ही कॉइल का एरिया के बारे में पता होता है और एक ही कॉइल का फ्लक्स निकलता है, उसको n से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स निकालते हैं हम लोग। या अपने माइंड में सेंस अपना पहले से बैठा लीजिए, सर हम पहले टोटल फ्लक्स निकाल के ही L निकालेंगे, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। Am I clear? सो देखिए बच्चा लोग, हमें यहाँ से टोटल फ्लक्स का डेफिनेशन मिला। फिर मैंने बोला था कि हम टोटल फ्लक्स को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, तो जो दूसरा तरीका है उसे भी डिफाइन करके देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए हम लोग एक और अनदर डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्शन ना, सेल्फ इंडक्शन का हम दूसरा डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सो अनदर डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन बच्चों देखिए क्या है। सेल्फ इंडक्शन का जो दूसरा डेफिनेशन है बच्चा लोग, हमने उसके लिए यहाँ पर देखा डिस्कस किया। देखिए हमने लिखा अनदर डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन। अच्छा, अगला डेफिनेशन डालने के लिए हम आपको पहले ये बता दें कि अगर इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो हमने लिखा कि इफ करंट इन coil changes, then self flux changes. Due to change in self flux, due to change in self flux and induced EMF, induced EMF produced in coil known as induced EMF produced in coil known as self induced EMF, self induced EMF. And this process या this phenomena known as self induction, this phenomena known as self induction, इस phenomena को self induction कहते हैं। और जो EMF जनरेट होगा दिस इज कॉल्ड self induced EMF, उसे हम बोलेंगे self induced EMF। And this self induced EMF क्या होगा? सो ध्यान रहे, self induced EMF E self, अगर हम लोग लिखें सो लिख सकते हैं माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ फ्लक्स माइनस ऑफ, यू कैन राइट दिस वन। और सेल्फ फ्लक्स ऑब्वियस सी बात है करंट के प्रोपोर्शनल है, सो अगर हम उसको Li को यहाँ पर पुट कर देंगे, Li की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ दिस L di/dt। ऐसे सोच सकते हैं, या हम डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते थे कि जो फ्लक्स में चेंज है वो करंट चेंज के प्रोपोर्शनल है, दैट मींस E सेल्फ। ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों प्रोपोर्शनल टू di/dt, और माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, जो भी करंट चेंज होगा या ये भी जो भी फ्लक्स चेंज होगा उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। फिर हम लोग इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, E सेल्फ इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di/dt, ये फार्मूला बना लेते हैं बच्चों। और ये जो माइनस साइन है ये किस बात को इंडिकेट करता है बोलिए, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है ऑपोजिशन ऑफ चेंज इन करंट, है ना, ऑपोजिशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसका मतलब है बच्चों जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है वो उस कॉइल में करंट चेंज का अपोज करेगा। मतलब अगर करंट बढ़ रहा होगा तो घटाएगा, करंट घट रहा होगा तो बढ़ाएगा, उसका अपोज करेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। क्लियर है बच्चा लोग? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर करंट बढ़ रहा होगा
तो घटाएगा और घट रहा होगा तो बढ़ाएगा, ये काम करता है, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन यूज किया है। सो बच्चा लोग सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस पिक्चर को देखिए मैं हटा रहा हूँ, इस सेकंड पिक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सो हाउ टू डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस इन दिस केस हियर। देखिए सेल्फ इंडक्शन अगर हमें यहाँ डिफाइन करना है बच्चों, सेल्फ इंडक्शन डिफाइन करना है तो सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं L इज इक्वल टू E अपॉन E सेल्फ जो भी है सेल्फ डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ DI बाई dt, ये होता है सेल्फ इंडक्शन। लेकिन हम चाहें तो मॉड ले सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। अगर हमें E और इस साइन के बारे में नहीं कुछ पता चल रहा है तो हम अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना नहीं चाहते यहाँ पर तो मॉड लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मॉड नहीं लिखना चाहते हैं तो देखिए नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि वो अपने आप पॉजिटिव कर लेगा अपनी वैल्यू को, वो अपने आप पॉजिटिव कर लेगा, लेकिन हाँ उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ देर बाद जाके हमें ये बात समझ में आएगा। सो अगर हमें यहाँ पे ध्यान में डिफाइन करना है तो हम मॉड भी ले सकते हैं, मॉड ऑफ ई सेल्फ डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ डी आई अपॉन डी टी। सो हम लोग यहाँ पर देखिए इसके डेफिनेशन के लिए बोल सकते हैं क्या है यहाँ पर देखिए सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन ना। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन है यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट, लिखा हमने सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, per unit rate of change. This is the definition. This is the definition the another definition of the self inductance. तो self inductance का another definition है ये बच्चा, और इससे हम सेल्फ इंडक्टेंस इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे जो पहले फॉर्मूला लिखा था हमने L is equal to phi upon I, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस में phi upon I से ही कैलकुलेट किया जाता है, मैक्सिमम केसेस में phi upon I से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चा लोग हमें सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पता चल गया। अब हम उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो आई थिंक सो देखिए ये वाला पोर्शन आप सबने नोट किया ही होगा, ये वाला पोर्शन आपने नोट किया होगा, थोड़ा बहुत एक जगह एक दो जगह कहीं पॉइंट चेंज हुआ होगा। एक्चुअली में क्या है कि बच्चा लोग याद करके तो मैं आता नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत क्या होता है चेंज होता रहता है हर क्लास में ना, तो हल्का फुल्का चेंज हो गया होगा तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो देखिए बच्चों यहां तक अगर आप सबको समझ में आया होगा तो पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसको लेके। सो सेल्फ इंडक्टेंस पे कुछ पॉइंट है, देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए कुछ पॉइंट्स क्या है, देखिए सम पॉइंट्स ना, पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों। सबसे पहले L इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, गुड। सेकेंड इज L इज सॉरी इट्स डायरेक्शन ना, सॉरी इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज SI यूनिट इज, इसका SI यूनिट क्या होगा, L इक्वल टू वी कैन राइट हियर phi total upon I, and also we can write here E self divided by di by dt minus 1। सो यहां से अगर हम यूनिट का बात करें इसको देख के तो वेबर पर एम्पियर, या यहां से देख के बात करें तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। वैसे वेबर पर एम्पियर ऑल्सो नोन एज, देखिए ऑल्सो कॉल्ड हेनरी, also called Henry, the symbol is H, so we can write here 1 H equals to 1 Weber per ampere, we can write this one, this relation। so यहाँ पर यूनिट इसका हेनरी होता है। एक और पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस कर ले बच्चों, तीसरा पॉइंट सिंबल को लेके, देखिए कैसे दिखाते हैं इसे हम लोग, सिंबल क्या है इसका। so हम लोग कुछ इस तरह दिखाते हैं, ये देखिए सेल्फ इंडक्टेंस को दिखाने का तरीका ये होता है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये होता है इंडक्टेंस है, इसी को कॉइल कहते हैं। अच्छा अगर हम रेजिस्टेंस को बात करें तो रेजिस्टेंस को बच्चों इस तरह दिखाते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है, देखिए रेजिस्टेंस ए और ये बी,
ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हम लोग सिंबॉलिकली अलग अलग दिखाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग, कंपैरिजन। जैसे हमने देखा है R इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बच्चों V बाई आई इलेक्ट्रिसिटी में, और यहाँ पर L इक्वल टू लिखते हैं फाई बाई आई, ये यहाँ पे EMI में एकदम इसी के जैसा है। मतलब आप ये बात बोल सकते हैं कि सर EMI में जो रोल इंडक्टेंस का है इलेक्ट्रिसिटी में, वही रोल रेजिस्टेंस का था। हमने कहा हाँ, लगभग ऐसे समझिए, ऐसे वही रोल है वहां पर ना। जैसे यहाँ पर हम लोग V इक्वल टू लिख सकते हैं IR, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चा लोग फाई इज इक्वल टू LI, है ना। लेकिन यार एकदम सेम नहीं है बच्चा लोग, खाली हम एनालॉजी दिखा रहे हैं। अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है, जैसे हमने वहां मालूम रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट, वैसे बोलते हैं इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स एंड द करंट। तो फ्लक्स और करंट पे इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता है। इंडक्टेंस ध्यान है उसके डायमेंशन पे, उनके बीच में मीडियम पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, इन बात पे डिपेंड करता है। इसे हम अभी डिराइव करेंगे बच्चों, इसे हम अभी डिराइव करेंगे। हाँ, सोलेनॉइड एक तरह का इंडक्टर है, क्योंकि सोलेनॉइड भी तो ऐसे ही होता है। सोलेनॉइड, टोरॉइड, ये सब क्या है, ये सब इंडक्टर होते हैं बच्चे। तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे बच्चा लोग, टेंशन मत लीजिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसे पहले हम थोड़ा आगे बढ़ाने दीजिए मुझे। आई थिंक तो यहाँ तक आप सबको पता है, और बच्चा लोग आपने ये आपसे अपने नोट भी किया है। सो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर ना। सो अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग बच्चों, अगला हेडिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन अक्रॉस इंडक्टर, है ना। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन अक्रॉस इंडक्टर, देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, हेडिंग है ये, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर और इंडक्टेंस अलग, जैसे रजिस्टर और रेजिस्टेंस अलग होता है, वैसे इंडक्टर और इंडक्टेंस भी बेटा अलग होता है। हम यहाँ पर इंडक्टर लिखे हैं, उस इंडक्टर की वैल्यू जो होती है वो इंडक्टेंस में उसी का यूनिट हेनरी होता है। तो चलिए देखिए, हमने वैसे यहाँ पर एक 3 केस लिया। यहाँ पर देखिए, इंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी जैसा होता है वैसा उसका एक फैक्टर होना चाहिए इसमें। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 केस लिया। अरे फोकस करिए, सब लोग अभी फोकस करिए। लेट द पॉइंट इज A एंड B। ये दूसरा है कॉइल, ये द पॉइंट इज A एंड B। ये तीसरा कॉइल है बच्चों, दिस पॉइंट इज A एंड B। थोड़ा फोकस करना है ध्यान से। 3 केस लिया, इसमें हमने बताया कि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, करंट इस डायरेक्शन में, ये करंट का डायरेक्शन है। इसमें भी बच्चा करंट का ये डायरेक्शन, किसी सर्किट में कनेक्टेड है, करंट ऐसे जा रहा है। इसमें भी करंट आई का ये डायरेक्शन है, करंट आई, सब में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें di बाई डी टी 0 है बच्चों, di बाई डी टी क्या है, 0 है। इसका मतलब होता है आई की वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट। di बाई डी टी 0, आई की वैल्यू कांस्टेंट। कितना इंड्यूस ईएमएफ, मतलब ए और बी के क्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, कितना, क्या आई की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो तो क्या ये कॉइल इस करंट का अपोज करेगा, क्या ये कॉइल इस करंट का अपोज करेगा अगर आई की वैल्यू कांस्टेंट है तो? आंसर है नो, दैट मींस VAB इक्वल टू 0 या, तो यहाँ पर VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है इंडक्टर की वजह से। एक इंडक्टर की वजह से लिखा हूं, इंडक्टर की वजह से आई कांस्टेंट, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। क्लियर है सबको मेरा बात? दूसरा बात, अच्छा एक बात और है, जैसे शायद क्या भी कभी कभी मेरे से पूछा था कि सर
अगर क्या दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा? क्या ध्यान से सुनो, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है, क्या करंट फ्लो करेगा? आंसर आएगा हाँ, दौड़ के करेगा। अरे करेगा, बस उसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट फ्लो करेगा? आंसर का हाँ करेगा। अरे यार हर सर्किट में हम लोग बनाते हैं, हर सर्किट में, हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस डाल देंगे उनके बीच में, रेजिस्टेंस, तब नहीं करेगा। अगर यहाँ करंट फ्लो कर रहा होगा, आप ये बात बोल सकते हैं इसका मतलब सर इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, बोलोगे यस, इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तभी करंट जा रहा है। ये गधा समझ में आया मेरा बात? अब सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला कहानी देखिए, अगला कहानी ए से बी करंट जा रहा है और हमने कहा जो di by dt है बच्चों, di by dt that is less than zero means I जो है वो क्या होगा? बोलिए I क्या हो रहा है? I है डिक्रीजिंग। ये भाई करंट घट रहा होगा तभी तो di by dt नेगेटिव आया है। अगर करंट घटने लगा तो बताइए जो इंड्यूस्ड सेल्फ ईएमएफ की कहानी होगी या वो जो वर्क करेगा वो क्या करेगा? तो आंसर आएगा सर वो इस करंट का सपोर्ट करेगा, बोलेगा भाई और करंट बढ़ो, तुम क्यों घट रहे हो? क्योंकि इंड्यूस हमेशा उस एक्शन का अपोज करने लगता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा जैसे कि इधर करंट फ्लो करा रहा हो, लाइक दिस। ऐसा ईएमएफ होगा कि नहीं? ऐसा ईएमएफ जनरेट मींस इट इज एट लो पोटेंशियल एंड इट इज एट हाई पोटेंशियल। ऐसा जनरेट करेगा ताकि करंट को बढ़ा सके, ऐसा ईएमएफ जनरेट करेगा ताकि करंट को बढ़ा सके। देखिए कैसे बढ़ाएगा ये अभी आपका कोई इसमें आपका कोई रोल नहीं है, बस इतना ध्यान रहे। देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने तो देखा था कि नॉर्थ पोल पास लाते थे तो एन लाता था ताकि क्या कर सके, उसे अपोज कर सके, ना लाए, ठीक है ना? वो अभी आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं, वो एनर्जी कंजर्वेशन इस बात को सेटिस्फाई करता है। वेट करिए, सही समय आएगा, वो अभी डिस्कस किया जाएगा। अभी आपको इतना बस ध्यान रखना, इतना ही पता हो जाएगा ना तब भी आईआईटी फाइटी फोड़ मार देंगे हम लोग, है ना, कि क्या हो रहा है। तो देखिए करंट, अगर यहाँ से करंट क्या हो रहा है, करंट घट रहा है तो बढ़ाने के लिए ईएमएफ ऐसा जनरेट करेगा, सो जैसे देखिए यहाँ अगर ऐसा जनरेट हुआ, ये लो और ये हाई, सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो VAB होगा दैट इज लेस देन जीरो, जीरो से कम है, ये लो और ये हाई हो जाएगा और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। आप सोचिए कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ लिखना होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? E जो ये VAB आता वो आता कितना आता? माइनस ऑफ L di by dt, सॉरी गड़बड़ हो गया, माइनस ऑफ L di by dt, ऐसे लिखते हैं बच्चा लोग कि नहीं? माइनस ऑफ L di by dt, अरे भाई यही होता लिखा जाता है L di by dt, क्लियर है सबको मेरा बात? माइनस ऑफ L di by dt। अच्छा यहाँ से अगर किरचॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? ये गलत हो गया है, बस यहाँ से यहाँ जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? अरे किरचॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा सर बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो किरचॉफ में हम लोग क्या करते थे, बोले ऐड करते थे। तो आप बताइए अगर हम इस फार्मूले को लिखें, इस फार्मूले को लिखें बच्चों, इस फार्मूले को, सो क्या आएगा इस फार्मूले को अगर हम लोग लिखेंगे तो देखिए L di by dt, और di by dt खुद क्या है? नेगेटिव है, और di by dt खुद नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर a माइनस बी निकालेंगे तो सो नेगेटिव आएगा, a माइनस बी निकालेंगे नेगेटिव और b माइनस a निकालेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल है, और ये ध्यान रखिए ये इंडक्टर की वजह से जनरेट होने वाला पोटेंशियल है, इंडक्टर की वजह से। हमारे क्लियर? आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये बात। अच्छा अगली बात करते हैं, अभी भी करंट यहाँ पर जा रहा है, देखिए अरे सोर्स है, कोई सोर्स है जो करंट फ्लो करा रहा है, अरे इसमें अपने से करंट थोड़ी जाएगा भाई। सर्किट का मैंने एक पार्ट दिखाया बेटा, कंप्लीट सर्किट नहीं दिखाया है। कंप्लीट सर्किट कुछ भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें उसे क्या लेना है। इस पोर्शन में जो करंट जा रहा है हम उसकी बात करते हैं,
तो हमें ये एक सर्किट का पार्ट है, अकेला तो ऐसे सर्किट लेके करंट थोड़ी जाएगा उसमें, वो पार्ट ऑफ द सर्किट है, कंप्लीट सर्किट नहीं दिखाया गया है। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा बात नहीं कर सकते, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लेने के लिए पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब जाके बोलेंगे एनर्जी यहाँ घट रहा तो यहाँ इसलिए बढ़ जा रहा है ना, इसलिए अपोजिशन हो रहा है, वो बात हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं। हाँ, पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, पार्ट ऑफ द सर्किट है, और उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। सर्किट का पार्ट है, इट्स नॉट द होल सर्किट। एम आई क्लियर? इसे याद रखिए। इसमें थर्ड वाले में अगर हम लोग बात करें, थर्ड वाले में हमने कहा कि यहाँ पर जो di/dt है बच्चों, di/dt दैट इज इंक्रीजेस, है ना, वो बढ़ रहा है। di/dt इंक्रीज कर रहा है, di/dt बढ़ रहा है। अगर di/dt बढ़ रहा है तो i की वैल्यू बोलेंगे इंक्रीज, मतलब ये पॉजिटिव है, i इंक्रीजेस, i जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है बच्चा लोग, ये बढ़ेगा, i बढ़ रहा है। क्लियर है मेरा बात? अच्छा, i बढ़ रहा होगा, ये पॉजिटिव है, सो अगर हम e निकालें तो -L di/dt, मैं आपको बताऊं कि i पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यहाँ पर करंट बढ़ेगा तो घटाने के लिए ऐसा ईएमएफ जनरेट करेगा ये कॉइल, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा ईएमएफ, ऐसा लगेगा करंट को घटाने की कोशिश कर रहा वो बेचारा, अपोज कर रहा, जिसकी वजह से जनरेट होगा उसी का अपोज करने के लिए ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा। और ये देखिए यहाँ पर अगर हम di/dt प्लस डाल दें तो ये देखिए नेगेटिव आएगा, इसका मतलब अगर VAB का बात करें, ये हाई और ये V लो पे होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। हाँ, ये वाला नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि जब हम किरचॉफ्स लॉ में ऐसा सिचुएशन देखेंगे तो माइनस समथिंग V आएगा, यहाँ से आ जाएंगे तो माइनस आएगा, इसमें जाएंगे यहाँ से तो प्लस आएगा। मैं आपको बताऊं, ऐसे हम लोग रजिस्टर की बात करें, देखिए नोट पॉइंट है ये, रेजिस्टेंस में हम लोग कैसे करते हैं, शायद तुम लोग को गधों ये भी नहीं पता होगा ढंग से, ये रजिस्टर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और हम लोग हमेशा जब रेजिस्टेंस में जाते हैं तो वोल्टेज कितना क्या होता है, ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ से आ जाएंगे ड्रॉप होगा, हमेशा एक ही रूल होता है। इंडक्टर में ऐसा नहीं है, वोल्टेज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हाँ, तो यहाँ से आ जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा जानते हैं, आई जब हम करंट की डायरेक्शन में चले रजिस्टर में ड्रॉप ही आएगा। अगर हम इंडक्टर में ड्रॉप देखें बच्चों, इंडक्टर में, सो इंडक्टर में जो ड्रॉप होता है वो हमेशा -L di/dt होगा, इंडक्टर में ड्रॉप हमेशा -L di/dt ही होगा। और अब -L di/dt ध्यान रहे, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि करंट बढ़ रहा है कि करंट घट रहा है। लेकिन रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जाने से हमेशा ड्रॉप होगा, और इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में जाने से कोई चेंज भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है बोले, यहाँ पर राइज भी कर सकता है, यहाँ देखिएगा फॉल भी कर सकता है, लेकिन फॉर्मूले में आप हमेशा -L di/dt यूज करेंगे, और जहां पर di/dt ध्यान रहे, di/dt हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे, हमेशा पुट करेंगे, पुट विद साइन के साथ ही पुट करेंगे बच्चों। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ताकि वो ऑटोमेटिकली आ जाए कि वो राइज किया या फॉल किया। फार्मूला हमेशा -L di/dt लिखेंगे, बट di/dt should be placed with sign। साइन कैसे मिलता है di/dt का, if I increases di/dt positive, if I decreases di/dt is negative। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं और आगे बढ़ता हूं, देखिए अगला हेडिंग है, मैं हटा रहा हूं इसको, क्लियर है सबको ना, देखिए सो हमेशा पुट करेंगे साइन के साथ di/dt को बच्चा लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला कहानी है, यहां पर अगला हेडिंग है बच्चा लोग, हम लोग लिख सकते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ विद एन इंडक्टर। किरचॉफ सेकेंड लॉ देखें इंडक्टर के साथ, फर्स्ट लॉ तो आराम से वैलिड है, इंडक्टर के साथ अगर हम लॉ देखें तो कैसा होता है, तो हमने बात किया किरचॉफ्स सेकेंड लॉ विद एन इंडक्टर, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ विद एन इंडक्टर, या हो रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो हमने लिखा यहाँ पर किरचॉफ्स सेकेंड लॉ विद एन इंडक्टर, किरचॉफ सेकेंड लॉ विद एन इंडक्टर बच्चों, किरचॉफ सेकेंड लॉ विद एन इंडक्टर। मैंने ऐसे एक सर्किट बनाया जिसमें आपको किरचॉफ को लगाना है, जैसे हमने बनाया यहाँ पर, देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये एक बैटरी है,
और इसकी वजह से मान लो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया आई, बैटरी की वजह से करंट फ्लो हुआ आई, रेजिस्टर है एल। सो हम लोग किरचॉफ लगाएंगे कैसे? सबको मालूम है किरचॉफ के अकॉर्डिंग अगर हम पूरे लूप में ट्रैवल कर लें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो हो जाता है। Algebraic sum of the potential difference across the circuit element of the closed loop is equal to zero, ये है किरचॉफ का कहना है। Algebraic sum of the potential difference across the circuit element of a closed circuit is equal to zero, that is the किरचॉफ सेकंड लॉ। और किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ इक्वेशन बनाने वाले हैं जिसमें इंडक्टर भी शामिल है। अब सुनिए, ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है, ये रेजिस्टर हो गया आर, और ये करंट ऐसे चल रहा है। तो हम लोग लूप में मूव कर लेते हैं, कहीं से कहीं मूव कर सकते हैं। चलो यहीं से माइनस टर्मिनल से यहाँ से यहाँ आएंगे तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो प्लस, फिर करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर से पास करेंगे तो माइनस आई आर, इंडक्टर में जाएंगे तो माइनस कितना ड्रॉप होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू फाइनली जीरो। अब यहाँ पर आने के बाद परेशानी का कोई परेशानी का बात ही नहीं है बच्चों। क्यों नहीं परेशानी का बात है? क्योंकि डी आई बाई डी टी पता नहीं है। वो पता होता तो हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज डालते, नहीं पता हो तो जनरल फार्मूला लिखेंगे। अगर हमें ये पता होता बच्चों ना तो हम ये बात मेंशन करते कि अगर आई बढ़ रहा होगा तो ये क्या लिखेंगे, आई घट रहा होगा तो क्या लिखेंगे, अगर नहीं बढ़ घट रहा है तो क्या लिखेंगे, वो तो हमें पता है, वो तो जीरो लिख लेंगे। तो मेरा बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो वैल्यू है वो आई पे टोटली डिपेंड कर रहा है, और जब तक आई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा आप ये जनरल फार्मूला से काम चलाएंगे, आप इस जनरल फार्मूले से काम चला रहे हैं। बच्चा लोग क्लियर है मेरा बात या नहीं? बोलिए। सो हम लोग किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो एक न्यूमेरिकल करते हैं ना यार, इसे नोट करो, फटाफट नोट करो और एक न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हो जाओ। न्यूमेरिकल ये रहा। चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं, आप लोग फटाफट करिए क्वेश्चन बच्चों। ये रहा क्वेश्चन, एक पॉइंट ए, ये रेजिस्टेंस आर है, फिर अगला है इंडक्टर, फिर एक है बैटरी, और ये एंड है बी। दिस इज ए, दिस इज बी, रेजिस्टर एल और ई। क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर देखिए, गिवन दैट R is equal to 10 ohm, R is equal to 10 ohm, L equals to 5H, 5 Henry, and E equal to 20 volt, E equal to 20 volt, and I equal to दिया हुआ, I equal to 2 ampere, I equal to 2 ampere दिया बच्चा लोग। और एक बात और लिखा है, this current is decreasing लिखा है। इसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूँ, आई थिंक सो आपने ये नोट कर लिया होगा। I का वैल्यू 2 है, इसके बाद एक बात और लिखा है, वो क्या लिखा मैं बताता हूँ। देखिए इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे ये करंट का डायरेक्शन आई, ये आई जा रहा है। हटा रहा हूँ सर्किट बच्चा ना, देखिए सर्किट हटा रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना? बस आपको क्वेश्चन उड़ाना है बच्चों, ध्यान रहे। यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में लिखा है कि आई के बारे में लिखा है कि दिस करंट, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को लिखा, दिस करंट is decreasing, this current is decreasing at the rate, decreasing at a rate of minus 1.0 एम्पियर पर सेकेंड, माइनस 1.0 एम्पियर पर सेकेंड। अगर ये माइनस नहीं भी लिखा होता ना, हम तब भी माइनस ले लेते बच्चा लोग। सो फाइंड करना, फाइंड VAB एट दिस इंस्टेंट। लिखा है फाइंड VAB एट दिस इंस्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये माइनस नहीं भी लिखा होता ना, ये हम तब भी माइनस ले लेते। चलो सब लोग सॉल्व करो, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सब लोग करो। आयुष, राज, कुछ लोग बच्चे, कुछ लोग कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान से करो। ये -1 एम्पियर का लॉस है यहाँ पर, देखिए सब कुछ सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। ये रेट di by dt ये रहा, di by dt ये रहा, आई की वैल्यू ये रहा। उसी इंस्टेंट पे इसलिए पूछा है क्योंकि इंस्टेंट बदलेगा तो करंट बदल जाएगा बच्चा, इसे उसी इंस्टेंट पे है, दिस इंस्टेंट लिखा है। जिस पिक्चर, जो पिक्चर दिखा है उसी इंस्टेंट पे निकालना है, जो पिक्चर दिखा है उसी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करना है। करो, कोशिश करो, कोशिश करिए, कोशिश करिए। देखिए चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आई थिंक सो सबको समझ में आ गया है।
मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप आंसर मैच करा लीजिएगा बच्चा लोग। देखिए हमें ए से बी मूव करना है, ए से बी मूव करना है, और किरचॉफ साहब कहते हैं जहां से हम, देखिए जहां से भी स्टार्ट करेंगे उसका पोटेंशियल, जहां एंड होगा उसका पोटेंशियल। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ए से, तो लिखा वी ए पोटेंशियल। अब देखिए करंट की डायरेक्शन में जाने से ड्रॉप होगा, ड्रॉप कितना होगा बच्चों, ड्रॉप कितना होगा करंट डायरेक्शन जाने से, I इंटू आर, आई की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू है 10, तो 2 इंटू 10 माइनस L की वैल्यू है 5, di बाई डी टी माइनस 1.0, di बाई डी टी माइनस 1.0, di बाई डी टी माइनस 1.0, है ना, ये माइनस L di बाई डी टी। फिर क्या है, फिर ये हो गया, फिर देखिए यहां से यहां जाएंगे प्लस से माइनस, तो माइनस ए प्लस से माइनस, देखा बड़ी वाली लाइन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई से लो ड्रॉप, कितना ड्रॉप है 20 वोल्ट, इज इक्वल टू कहां पहुंचे बी पर, इज इक्वल टू वीबी। ये लाइन आना चाहिए करने आप सबको, अगर ये लाइन आपको करने आ जाएगा बच्चा लोग फिर कोई टेंशन ही नहीं है। इसको इधर ले आइए, आएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, माइनस वाले सब उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 20 प्लस 20, और ये देखिए ये प्लस वाला है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा जाके वहां। आंसर कितना आएगा बोलिए 35 वोल्ट। ये आंसर है बच्चों, कोई मुश्किल टास्क नहीं था, एक लाइन में उड़ाने वाला क्वेश्चन था ये। क्लियर है ना, बस आपको बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए कि हाउ टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स। किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग ए से बी मूव करने के लिए जहां से चलेंगे उसका पोटेंशियल, जहां रुकेंगे उसका पोटेंशियल, और बीच में आपको एल्जेब्रिक सम लेना होता है। रेजिस्टेंस में हमेशा ड्रॉप होगा, इसमें कुछ नहीं कह सकते, हालांकि यहाँ पर राइज कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है राइज कर रहा है, भाई देखिए ना इसमें हमेशा ड्रॉप होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है राइज कर रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है फॉल, क्योंकि देखिए हाई से लो जा रहे हैं फॉल कर रहा है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए हाँ सारा रिकॉर्डिंग है बेटा, सारा रिकॉर्डिंग है, कोई टेंशन नहीं ना। देखिए यहाँ पर सारा पूरा फुल रिकॉर्डेड, टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा आप एकदम अच्छे से देखिए, 75 बार देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे ना हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए से बी की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, ए का पोटेंशियल आगे बढ़ा माइनस I इंटू आर, फिर हमने कहा अगला ये जानते, अच्छा मैं फार्मूला लिख देता हूँ, वैसे लिखेंगे, वैसे एक्चुअल में जो फार्मूला लिखते हैं बच्चों वैसे लिखेंगे, वी ए माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड माइनस ई इक्वल टू वी बी। ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए आ रहा है, सबकी वैल्यू डाल दो, बस सबकी वैल्यू डाल दो, यू गेट द आंसर। सबकी वैल्यू उठा के मैंने पुट कर दिया बस। और ई माइनस क्यों किया, देखिए हाई से लो, अगर आप इधर से इधर आते ना, इधर से इधर, तब तो प्लस लिखते, लेकिन आप इधर से इधर जा रहे हैं तब तो लिखना पड़ेगा माइनस। आई आर में जब भी करंट के डायरेक्शन में जाएंगे माइनस ही लिखेंगे। ये कब से तो यही पढ़ा रहा हूं बच्चों कि रेजिस्टेंस में जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो ड्रॉप होता है, ड्रॉप का मतलब माइनस करना, ड्रॉप का मतलब माइनस करना, जब भी ड्रॉप होगा। हाँ बस इधर से आते तब माइनस नहीं करते, इधर से आते तो माइनस नहीं करते। अरे भाई ये देखिए करंट, अगर रेजिस्टेंस में करंट इधर सीधा जा रहा है ना, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल है, रजिस्टर में ऐसे ही होता है। आई थिंक वो क्लियर हो गया है। अगला हेडिंग लिखते हैं बच्चा लोग, अगला हेडिंग है, हमारे पास बहुत कम टाइम है लेकिन हमें उसे करना ही पड़ेगा, उसका नाम है इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अगला हेडिंग है बच्चों इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। क्लियर है बच्चा लोग, तो इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अगली हेडिंग है बच्चों इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सुधांशु करेंगे बेटा, करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाने दे, है ना। और इसी क्वेश्चन को 13 बार पढ़ो ना यार। देखिए मेरे दोस्तों एक और बात बताऊंगा आपको, मजेदार बात है ना, कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, पता है मेरे सामने भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्या। मेरे प्रिपरेशन टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते थे हम लोग ये वाला बुक कर रहे हैं, कोई बोला हम ये वाला बुक कर रहे हैं, कोई बोला सर एमएससी वर्मा और ये वाला 2-3 बुक का नाम ले लेते थे। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, मैं मेरे से एक भी बुक नहीं होता यार, ये सब कैसे इतना सारा बुक करते हैं। मैंने एक दिन सर को पकड़ा, मैंने कहा सर एक बात बताइए, क्या जरूरी है ऐसा 4 बुक करना? तो बोले नहीं एकदम जरूरी नहीं है। मैं कहा सर मैं तो एक बुक एमएससी वर्मा उठाता हूँ, 3-5 क्वेश्चन करने में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है ढंग से, तो हम इतना सारा बुक का क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? तो बोले कि बेटा एक काम करो, तुम एक क्वेश्चन करते हो खुद से कर लेते हो, सीख लेते हो। हमने कहा हाँ बोला सफिशिएंट है। मेरे जानते क्या, हम लोग को जो बेसिक काम है ना सीखना है,
जैसे हमें ये स्टाइल सीखना कि हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ, हमने सीखा कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये चीज अब सीख लेंगे हम ना, तो क्वेश्चन तो चाहे 75 लॉ मेरे पास, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम सेम है बेटा, तो सोल्यूशन भी सेम होना चाहिए। मैं कहा सीखना है, मैं देखिए मेरे अंदर क्या था, मैं सीखता था, ऐसे नहीं फालतू बात नहीं है, ऐसे बोला कि हाँ ऐसा होगा मान लो, अरे कुछ नहीं मानता मैं, ऐसे कैसे मानूंगा मैं, मेरे को फील आना चाहिए कि हाँ अच्छा ये हो गया ना। जब वो फील आता था ना, तो उसके बाद एक क्वेश्चन में 500 बराबर 500 क्वेश्चन बराबर होता है, मतलब 500 क्वेश्चन बराबर एक अकेला क्वेश्चन होता है। हाँ थ्योरी मस्ट स्ट्रॉन्ग, थ्योरी से ही न्यूमेरिकल उठते हैं। अगर वही क्वेश्चन देखे, मैं वो क्वेश्चन कैसे उड़ा उड़ा के पढ़ लिया होता, पता है मैं 500 क्वेश्चन को 500 बार पढ़ता तब भी मेरे को नहीं समझ आता। अगर 501 क्वेश्चन आता वो एक क्वेश्चन में नहीं कर पाता, मेरे को पता नहीं कर पाता। लेकिन हाँ मैंने एक क्वेश्चन को स्ट्रांगली अगर कर लिया ना, तो कितने भी क्वेश्चन ले आ दिया हम सब उड़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि करना क्या है और कैसे अप्लाई करना है चीजों को। तो यही चीज सीखना है ना, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना है और न्यूमेरिकल तो अपने आप होते जाएंगे। और हाँ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए रिकॉल आपको बार बार न्यूमेरिकल करना पड़ता है। तो आप ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता न्यूमेरिकल करना बंद कर दो, ऐसा नहीं, मेरी बात में गलत डायरेक्शन में है, न्यूमेरिकल करना बंद कर दो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा करो कि एक क्वेश्चन सीख लो, फिर आप उसे अप्लाई करते जाइए सब जगह, जहां जहां मौका मिले वहां अप्लाई करिए। उससे क्या होता है, रिकॉल होता है, कॉन्सेप्ट रिकॉल होता है ना। कभी कभी हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन से कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी मिल जाते हैं, तो कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं करना, करते रहिए। हाँ लेकिन ये इस बात का लेके परेशान नहीं होइए कि हम 75 बुक नहीं कर पा रहे हैं, जरूरत नहीं है 75 बुक करने की। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। देखिए इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, देखिए बच्चा लोग सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकालेंगे हम लोग। देखिए इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सुधांशु बेटा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, इतना ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा मैं ना, ठीक है। जितना पते की बात थी वो मैंने आपको बता दी, इससे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। देखिए करंट आई फ्लो कर रहा है बच्चा, करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। इसमें मान लेते हैं n टोटल टर्न्स है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है। एरिया, एरिया पूरा एरिया, रेडियस इनका तो देखिए अगर मानो रेडियस r है तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल लिख लिया बच्चों, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। आई थिंक सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। एरिया ऑफ द कॉइल ए इक्वल टू लिखा हमने पाई r स्क्वायर, क्या ए सिर्फ लिख सकते हैं या पाई r स्क्वायर, क्लियर है। लेंथ ऑफ द कॉइल, अगर हमने कहा वैसे हम लोग बेसिक बात करते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए ना, हम लोग बात करते हैं किसके लिए बच्चों, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो हालांकि चलिए अगर आप लेंथ लिखना भी चाहते हैं, एल लेंथ आप लोग लिख लीजिए, बट मैं लिख देता हूँ ये है, बट हम लोग जो बात कर रहे हैं फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड ना, लॉन्ग सोलेनॉइड, ये लॉन्ग सोलेनॉइड का बात कर रहे हैं। हमने एल इसलिए लिखा है ताकि हम लोग ध्यान रखें, हमने एल इसलिए लिखा ताकि हम लोग ये बात कर सकें कि n बाई एल इज इक्वल टू स्मॉल एल, ऐसा करने के लिए हमने ऐसा लिखा है। मतलब अगर आप कैपिटल एन को कभी भी लिखना चाहेंगे तो n इंटू एल लिख सकते हैं, इसी वजह से ऐसा किया है। पिक्चर बनाते चलिए बच्चा लोग, क्योंकि कुछ ही देर में मुझे हटाना पड़ सकता है इसको। सो देखिए यहाँ तक अगर हमें समझ में आया है फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, देखिए मैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा बच्चों इसमें, ये मैग्नेटिक लाइंस होंगी। लॉन्ग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से चलती है बच्चा लोग, है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस है। क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये छोटा है म्यू नॉट एन आई, सारा यही लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं म्यू नॉट एन आई, या वी कैन आल्सो राइट हियर म्यू नॉट एन आई अपॉन, we can say that this, am I clear or not, ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अच्छा बोलिए अगर हमें इंडक्टेंस निकालना है तो लॉजिक हमारा कहता है कि सर आप टोटल फ्लक्स अपॉन करंट निकाल दीजिए। लॉजिक क्या कहता है बच्चों, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट निकाल दीजिए, यही ना करेंगे। तो हमारा लॉजिक कहता है तो हम उसका बात मान लेते हैं और टोटल फ्लक्स अपॉन करंट निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स अपॉन करंट निकालेंगे बच्चों, तो पहले हम यहाँ टोटल फ्लक्स को निकाले, तो फ्लक्स टोटल क्या आएगा, देखिए फ्लक्स टोटल क्या होगा, फ्लक्स टोटल एक कॉइल का फ्लक्स कितना होगा, एक कॉइल का फ्लक्स बता मेरे को, आंसर आएगा सर B इंटू ए, एक कॉइल का। सो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटू एन,
यही कर रहा था मैं, यही मैं कर रहा था बेटा बार बार, पता है n से मल्टीप्लाई कर रहा था। अब फिर यही ध्यान रखें क्योंकि हमें एक कॉइल का एरिया पता था, एक कॉइल पे फ्लक्स हो जाएगा b इंटू ए और इंटू n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा टोटल फ्लक्स। अब बता L का वैल्यू क्या होगा, L ऑफ दिस इंडक्टर इज व्हाट, है ना, L क्या होगा इस इंडक्टर का L। अगर हम इस इंडक्टर का L खोजें, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ इसमें, L इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, 5 टोटल डिवाइडेड बाई I। So this L is equal to 5 total is what here, आंसर आएगा BAN divided by I। अब B की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, गेट द आंसर। सो हम लोग B की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों। सो मैं देखिए आंसर निकालने के लिए मैं इस वाले पोर्शन को बस हटा रहा हूँ, थोड़ा सा ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ बच्चों, ये वाला पोर्शन आप लोग इसे देख ले। A यहाँ पर A पाई आर स्क्वायर है, स्मॉल है n बाई एल लिखा है और ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं देखिए आगे बढ़ाता हूँ, चलिए इसे नहीं हटाता हूँ मैं, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। सो सेल्फ ध्यान है, इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज इक्वल टू B इज हियर BAN, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा BAN टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय I। B की वैल्यू है म्यू नॉट n I, दैट मींस वी कैन राइट हियर L इज इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन L इंटू AN अपॉन I और I कट जाएगा बच्चों, यहां से आएगा L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। ये आया है इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, दिस इज कॉल्ड द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। ये इंडक्टेंस है सोलेनॉइड का, इंडक्टेंस है बेटा, ये है इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। ये या इसको ऐसे देखिए, ये तो ये फार्मूला बन गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा, यही है आंसर। म्यू नॉट n, देखिए म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर A अपॉन L, ये आता है। और हम चाहें तो इसको और भी तरीके से बदल सकते हैं, और तरीके से बदलना, जैसे हम स्मॉल n में लिखना चाहें तो हमने लिखा ऑल्सो स्मॉल n के टर्म्स में n इक्वल्स टू म्यू नॉट। यहाँ पर अगर हम स्मॉल n लिखना चाहते हैं तो स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन L। देखिए ये लिखा बेटा, स्मॉल n इक्वल्स टू होता है n बाई L, सो n इक्वल्स टू हो जाएगा NL, यहाँ रख लेता हूँ मैं। सो NL रख दूंगा तो आएगा n स्क्वायर L स्क्वायर इंटू एरिया डिवाइडेड बाई L, एक L कट जाएगा, यहाँ से L इक्वल टू आएगा म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू LA। LA इज कॉल्ड द वॉल्यूम, सो वी कैन आल्सो राइट म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये दिस V इज हियर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम है। तो हमने यहाँ भी फार्मूला निकाल लिया, यहाँ भी फार्मूला निकाल लिया है। ये हमने फार्मूला निकाला, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट, तो क्या होगा अगर हम इसे इनफाइनाइट रख देंगे तो जीरो बोल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। हालांकि हम लोग पता है बोलते हैं हम हमेशा बेटा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है ना, हम ये बोलते हैं, इन प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है। मेरे बात समझ में आ रहा है, इन प्रैक्टिकल इंडक्टेंस जीरो नहीं होगा इंडक्टर का, लेकिन अगर इनफाइनाइट लेंथ लेना चाहे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फैक्टर्स, देखिए मैं आपको अब यही बताने वाला हूँ बच्चा लोग कि अब हमें फैक्टर्स दिखने लगे कि किन किन फैक्टर पे इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब देखिए डिपेंड कर रहा है किस किस फैक्टर दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, म्यू नॉट मीडियम बिटवीन द कॉइल, अगर देयर इज अ वैक्यूम देन वी कैन राइट म्यू नॉट, अगर इसमें वैक्यूम नहीं होता तो यहाँ म्यू नॉट नहीं लिखते, फिर हम मीडियम बिटवीन द कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बोलिए, n स्क्वायर, किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर। क्लियर है बच्चा लोग। अगर बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा कॉइल है, जैसे बोले बहुत बड़ा कॉइल है, बोला इनफाइनाइट लेंथ का, तो आप इस फार्मूले की बजाय इस फार्मूले को यूज करेंगे, और बोले सर वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा ये तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा हम पूरे कॉइल के लिए नहीं निकाल सकते, लेकिन V वॉल्यूम के लिए निकाल सकते हैं। V वॉल्यूम के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, क्या होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर V, क्योंकि ये पूरे लेंथ में जा रहा है, इसमें ऑलरेडी L यूज है, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेशन है। आप अगर इसको यूज करना चाहो आप हमेशा यूज कर सकते हैं, एकदम सारे फैक्टर के बारे में डिसाइड कर रहा है। तो अब हमें बताइए कि किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आंसर आता है डायमेंशन पे डिपेंड करता है, उसके उनके बीच में मीडियम पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। जैसे सुने नंबर ऑफ टर्न्स मतलब सुने, हमने कहा कॉइल बड़ा सा ले लिया, खूब गैप दे दिया, गैप कॉइल के बीच में गैप, तो आंसर अलग आएगा। अब क्या है
बहुत बहुत टाइट बाइंडिंग, बहुत टाइट, बहुत पास पास बाइंडिंग किया, तो अब क्या होगा बोलिए, उसका आंसर अलग आएगा। पास पास बाइंडिंग करेंगे उसका आंसर अलग आएगा। गैप दे देंगे, अगर बड़े बड़े गैप दे देंगे, उसका क्या होगा, उसका इंडक्टेंस अलग अलग आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है बच्चों? इंडक्टेंस अलग अलग आएगा, एकदम क्लियर है ना सबको? इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस सोलेनॉइड में इंडक्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बोलिए? एल डिपेंड्स करता है, एल डिपेंड करता है बच्चा लोग, डिपेंड्स किस किस फैक्टर पे? पहले तो देखिए कौन सा, म्यू नॉट मतलब मीडियम, मीडियम बिटवीन कॉइल। दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों? दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तीसरा डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ और एरिया, इन सब पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऐसे रेजिस्टेंस भी ऐसे ही कुछ था, शायद याद होगा आपको रेजिस्टेंस भी सर, अब सब बच्चा जानता है सर रेजिस्टेंस भी कुछ ऐसे ही होता था ना, वहां पर भी ऐसे कुछ फैक्टर होते थे जिन पे डिपेंड करता था। तो हम एकदम रेजिस्टेंस नहीं है, ये उससे थोड़ा हटके है, जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बच्चा लोग आई थिंक सो सब बच्चों को समझ आएगा सोलेनॉइड का इंडक्टेंस क्या होता है, कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फैक्टर, जैसे आपको स्मॉल एन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आप ये यूज करिए, आपको ये कैपिटल एन गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया है, ये आप यूज करिए। वो डिपेंड करता है कौन सा फार्मूला यूज करना, वो क्वेश्चन आपको देगा, जो आपको टर्म क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। एम आई क्लियर और नॉट? अगर आप सबको क्लियर हो गया हो सो बच्चा लोग क्लास को टर्मिनेट किया जाए। सबको क्लियर है ना? मैं एक मिनट रुकिए, एक बात बोल दूं कि बच्चा लोग अगर आप सबको मेरा बात समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।